नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू स्कोर हाई चैनल। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की। पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज मैप एनिमेशन की हेल्प से समझ के पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम भारत की भौगोलिक स्थिति, नामकरण, भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ग्लोब को देखना है। पृथ्वी जो हमारी है, डायग्राम को चलिए देखते चलते हैं। तो पृथ्वी हमारी है, इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गई है। रेखाएं तो कई गई हुई है, लेकिन जो इसके बीच से जो रेखा गई है, काल्पनिक रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। आप ये देखिए ध्यान से कि क्या है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। अब हम इसे इक्वेटर के नाम से क्यों जानते हैं? आइए जानते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? ये पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है भूमध्य रेखा। इसी को इक्वेटर कहते हैं। ऊपर का जो भाग है, इसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए ऊपर की साइड क्या है? नॉर्थ है यानी उत्तर। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और बीच से ये जो काल्पनिक रेखा गई है, इसे ही हम कहेंगे भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। ऊपर के गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे के गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इसमें अगर हम कहें कि भारत कहाँ पर है, तो ये हो गई हमारी पूरी पृथ्वी। यहाँ पर जो भारत है अपना, वो भारत कहाँ पर है? तो इसमें भारत जो हमारा है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर है? यहाँ पर पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत पूरी तरीके से क्या है, कहाँ है? भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। फिर उसी तरीके से पृथ्वी के बीचों बीच एक खड़ी लाइन गई है। जैसे अभी हमने देखा, ये क्या है? लेटी लाइन है। और उसी तरीके से एक खड़ी लाइन गई है। अब आपको इस वाले डायग्राम को देखना है। तो ये जो खड़ी हुई लाइन है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये भी एक काल्पनिक रेखा है। तो ये काल्पनिक रेखा क्या है? इसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। आप देखें तो इसने भी क्या किया है? इसने भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया है। इधर वाले भाग को हम क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। और इधर वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो याद ही नहीं करना है कुछ भी। पूर्व की तरफ है तो पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तरफ हो गया पूर्वी गोलार्ध, दूसरी तरफ हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि भारत किस गोलार्ध में आता है, तो हमें पता चल गया है कि अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत कहाँ है? भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो अक्षांश के हिसाब से पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आता है भारत। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करें तो भारत ईस्टर्न यानी पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड के हिसाब से यानी अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। अब अगर बात करें कि भारत किस महाद्वीप में आता है, तो भारत जो आता है अपना एशिया महाद्वीप में आता है। 7 महाद्वीप हैं, इनमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, उसी में आता है अपना भारत। अब एशिया महाद्वीप में भी पूछा जाए अगर कहाँ पर, तो दक्षिण एशिया का भाग है भारत। दक्षिण एशिया में, और दक्षिण एशिया में जहाँ पर अपना भारत है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप
इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा गया है कि कितने देश आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना है। आप सिर्फ मैप देखिए ध्यान से कि इसमें 7 देश आते हैं। एक तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, इधर यहाँ पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत करेंगे। एक तो हो गया पाकिस्तान, फिर अपना भारत हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, इधर आएंगे तो इधर भूटान हो गया, फिर इधर बांग्लादेश, और इसके बाद नीचे आएंगे तो इधर श्रीलंका और इधर मालदीव। ये 7 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो भारत की लोकेशन के लिए हम एक लाइन में कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में भी कहाँ, वो दक्षिण एशिया का भाग है जहाँ पर अपना भारत है। उसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। इतना हमने समझ लिया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य कर रही है, यानी इक्वेटर, यहाँ से जो अपना भारत है इसकी दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा से हमारे भारत की दूरी है 876 किलोमीटर। इसे याद करना बहुत ही आसान है। भूमध्य रेखा से अपने भारत की दूरी है 876 किलोमीटर। अब भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। देखें अगर, तो अब भारत क्या है, 3 तरफ से पानी से घिरा है। एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ है हिंद महासागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो इसलिए हमारे देश को हम प्रायद्वीपीय नाम देते हैं। भारत प्रायद्वीपीय कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब हम देखते हैं भारत का नामकरण। यहाँ तो हमने पहले भारत की स्थिति देख ली है कि भारत कहाँ पर है। अब हम भारत का जो नामकरण है इसे देखते हैं। तो हमारे देश के कई नाम हैं, आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, जम्मूद्वीप, भारत, इंडिया, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अगर हम ऑफिशियल नेम की बात करें तो कितने हैं। तो हमारे भारत के 2 ऑफिशियल नाम हैं, भारत और इंडिया। अब ऑफिशियल नेम है तो कहीं ना कहीं उल्लेख भी हुआ होगा। तो जो हमारा संविधान है यानी भारतीय संविधान, उसमें उल्लेख किया गया है भारत और इंडिया दोनों नाम का। उसमें उल्लेख क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। तो हमारे देश के जो ऑफिशियल नेम हैं वो 2 हैं, भारत और इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के 2 ऑफिशियल नेम हैं, भारत और इंडिया। संविधान के आर्टिकल 1 में भी इनका उल्लेख है। अब जो और नाम है उनकी बात करेंगे। जैसे इंडिया है, ये नाम कैसे पड़ा। तो आपको पता है भारत में जो सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और जब ग्रीक यूनानी ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने सिंधु को क्या बोला, उन्होंने सिंधु को इंडस बोला, और उसी के सहारे हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। फिर भारत नाम कैसे पड़ा, तो इसकी कई कहानियां हैं। जैसे ऋग्वेद में उल्लेख है कि भरत कबीला था। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि भरत कबीला था और उस भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा है। दशराज युद्ध हुआ था, पढ़ा होगा आपने कि 10 अन्य कबीले थे। एक तरफ भरत कबीला था और इसमें जो भरत कबीला है वो जीत जाता है। तो माना जाता है कि उसी कबीले के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये तो हो गई एक कहावत। दूसरी है महाभारत। महाभारत में भारतवर्ष उल्लेख मिलता है। तो क्या यहाँ से पड़ा है भारत नाम। इसके बाद खारबिल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें भी भारत शब्द उल्लेख मिलता है। तो क्या यहाँ से आया है भारत देश का नाम। फिर वायु पुराण की बात करें अगर, तो वायु पुराण के हिसाब से राजा दुष्यंत थे, उनकी पत्नी थी देवी शकुंतला। इनके जो पुत्र थे इनका नाम था भरत। तो कहना है, लोगों का कहना है कि भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा है। और फिर जैन धर्म की बात करें तो जो ऋषभ देव थे इनके बेटे का नाम था भरत, जिसके आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उनके पक्ष में इन्होंने सिंहासन का त्याग किया था। तो क्या उनके बेटे के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत सारी कहानियां हैं अपने देश के नाम की। अब आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत के अपने 2 ऑफिशियल नेम हैं, एक है भारत, दूसरा है इंडिया, और इनका
उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है, भारत और इंडिया दोनों नाम का। अभी हमने भारत का नामकरण और भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है वो देखा। अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो एरिया और पॉपुलेशन की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब दुनिया के पास जितनी जमीन है उसका कितना परसेंट भारत के पास है? तो 2.4%, सिर्फ 2.4% भारत के पास है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले नंबर पर रूस है, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर है अपना भारत, और उसके बाद है अर्जेंटीना। ये दुनिया के 8 सबसे बड़े देश हैं। 7वें नंबर पर अपना भारत है, पहले नंबर पर रूस है। अब अगर हम जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की, तो एरिया के हिसाब से हमने अभी देख लिया है। अब अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 121 करोड़ पॉपुलेशन है अपने भारत की। पूरी दुनिया की जनसंख्या का अगर हम बात करें तो कितना परसेंट भारत में है? तो पूरी दुनिया के हिसाब से या पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है उसका 17% भारत के पास है। तो लैंड मास जो अपने पास है वो 2.4% है, और पूरी दुनिया का जो लैंड मास है उसका 2.4% भारत के पास है। लेकिन अगर जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करें तो 17% है। और अगर नए डेटा के अनुसार देखें तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, फर्स्ट नंबर पर हम आ चुके हैं। तो भारत की अगर लैंड मास की बात करें तो 2.4% और जनसंख्या में 17%। एक और बात याद रखना है, अब सर्वाधिक पशुधन भी भारत के पास है। दुनिया के पशुधन का 18% भारत में आता है, तो सर्वाधिक पशुधन भी भारत के पास ही है। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से हम लोग सेकेंड स्थान पर हैं। पहले नंबर पर चीन है, ये 2011 के आंकड़ों के हिसाब से है। अब जब नई जनगणना की रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से हम लोग पहले नंबर पर आ चुके होंगे। इधर एक और चीज देखिए, देश का जो उत्तरी भाग है, देश का जो उत्तरी भाग है, इस चीज को हमें समझना है कि देश का जो उत्तरी भाग है, अगर हम मैप में देखें तो जो उत्तरी भाग है वो क्या है? समशीतोष्ण क्षेत्र है, और उसका जो क्षेत्रफल है दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय भाग से लगभग 2 गुना है। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है? तो इस चैप्टर के हमने लगभग 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, भारत का भौगोलिक स्थिति, नामकरण, क्षेत्र और जनसंख्या। अब हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? किसी भी जगह की जलवायु बताने में मदद करती हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? जो लेटी हुई लाइनें हैं ग्लोब पर काल्पनिक, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी हुई लाइनें हैं इन्हें कहते हैं देशांतर। तो देशांतर का जो यूज होता है टाइम के लिए किया जाता है, और अक्षांश रेखा जो होती है किसी भी जगह की जलवायु बताने में ये मदद करती हैं। अब इन दोनों का जो प्रयोग है हम किसी भी जगह की लोकेशन पता लगाने के लिए करते हैं। दोनों का प्रयोग किसी भी जगह की लोकेशन को पता करना है। अब जो हमारा भारत है कौन से अक्षांशों और कौन से देशांतर के बीच आता है ये हमें पढ़ना। अब अगर हम देखें कि भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, आप लोग मैप पे फोकस करें तो भारत की जो शुरुआत है दक्षिण में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के उत्तर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ लद्दाख तक, उत्तर में लद्दाख तक, और यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें देखना है कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी देशांतर रेखाएं हैं, ये हमें देखना है, ठीक है? तो अंडमान निकोबार में एक जगह है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसे। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और उत्तर में जो लद्दाख में है ये उत्तरी पॉइंट है, इसे कहते हैं इंदिरा कोल, ठीक है? उत्तर में जो है उत्तरी पॉइंट उसे कहते हैं इंदिरा कॉल, और दक्षिण में जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है।
तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि दोनों के बीच में जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। उसी तरीके से जब हम देशांतर की बात करते हैं तो पश्चिमी भारत में अगर आप देखें, पश्चिम की तरफ यहाँ पर क्या है, गुजरात है, और गुजरात में एक जगह है जो है गुहार मोती। ये भारत का सबसे पश्चिमी इलाका है। क्या? सबसे पश्चिमी इलाका। और यहाँ से चले अगर पूर्व की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में, वहां पर एक जगह है किबिथु। ये भारत का सबसे पूर्वी इलाका है, ठीक है। सबसे पूर्वी इलाका मतलब जो भारत में पूर्व की शुरुआत होती है, तो पूर्वी इलाका जो है वो यही है, केबितु। और पश्चिमी कौन सा है? गुहार मोती, जो कहाँ पर है? गुजरात में। तो अब हमें देखना है कि इनके बीच का देशांतरीय विस्तार कितना है। खड़ी रेखाओं से पता चलेगा कि देशांतरीय विस्तार कितना है, और अक्षांशीय विस्तार लेटी हुई रेखाओं से, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, उनसे पता चलेगा। तो जब हम भारत की शुरुआत करेंगे अंडमान निकोबार से, तो इस जगह पे एक पॉइंट है, क्या है? इंदिरा पॉइंट। अभी हमने देखा इसके और भी कई नाम हैं, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। यह सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। की शुरुआत जो होती है, जो अक्षांश यहाँ से गुजरता है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश हम हमेशा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि भारत, हमने सबसे पहले ही देख लिया है कि भारत अपना जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी अक्षांश हमें हमेशा लगाना पड़ेगा। जो चीजें दक्षिणी गोलार्ध में है वहां पर हम दक्षिणी अक्षांश लगाते हैं। भारत अपना उत्तरी गोलार्ध में है तो हम उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। तो यहाँ से जो अक्षांश गुजर रहा है इंदिरा पॉइंट से, वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन ये तो भारत के द्वीप का हिस्सा है, मेन भूमि का हिस्सा नहीं है। पूछा जाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो यहाँ पर जो तमिलनाडु में है केप कोमोरिन, या इसी को हम कन्याकुमारी भी कहते हैं, इसी का पुराना नाम है केप कोमोरिन, यहाँ से होती है। और यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से शुरू होकर इंदिरा कॉल तक अगर हम जाएं तो इंदिरा कॉल से यहाँ से जो टच होकर गुजरता है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दक्षिण में कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? यही है भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमिका। ये मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन जब हम द्वीपों को भी मिला लेंगे तब क्या हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार? तब हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो द्वीपों को मिला करके या फिर जो मेन भूमिका है अक्षांशीय विस्तार, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य भूमि का मतलब क्या है और मुख्य भूमि और द्वीपों को मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ये दो विस्तार आपको याद रखना है। जब मुख्य भूमि का पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन जब द्वीपों को मिलाकर के पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। तो अभी हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया है, अब हम देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो देशांतरीय विस्तार यानी खड़ी हुई लाइनें। तो पूर्व में हमने देखा जो अरुणाचल प्रदेश में है वो है किबिथु, और पश्चिम में है गुजरात में गुहार मोती। तो जो गुहार मोती है पश्चिम में, यहाँ से जो देशांतर गुजरता है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। पूर्वी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहले ये चीज हम समझ चुके हैं कि जो देशांतरीय स्थिति है भारत की वो कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो पूर्वी लगाएं। तो पूर्वी हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, जो देशांतर है गुजरात से गुजर रहा है। अब हम यहाँ से चलकर अगर हम पूरब में आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो किबिथु है वो है पूर्वी बिंदु। यहाँ से जो देशांतर गुजरता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर।
तो देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। अब बिंदु से पूछे जाते हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु यही है जहां से देशांतर गुजर रहा है। कि बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो गुजरात में पड़ता है। वैसे ही दक्षिणी बात करें अगर तो कन्याकुमारी हो जाता है जो कि तमिलनाडु में है, और उत्तरी की बात करें तो वो हो जाता है इंदिरा कौल जो लद्दाख में है। लेकिन जब दक्षिणतम पूछेगा, दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अब भारत की जो आकृति है कैसी है? भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वह कितनी है? तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो कितनी दूरी है? तो है 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। ये दूरी अक्सर पूछी जाती है तो याद रखें उत्तर से दक्षिण की हो जाएगी 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की पूछी जाए तो 2933 किलोमीटर। इसके बाद अब हम देखते हैं कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा क्या है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है यानी लैंड बाउंड्री कितनी है? तो वो है 15,106.7 किलोमीटर जो कि 7 देशों से लगी हुई है। ये 7 देश हम लोग आगे कवर करेंगे। और लेकिन जो समुद्री है यानी तटीय रेखा कोस्ट लाइन वो कितनी है? तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये पहले ही थी। हाल ही में 29 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने यह जानकारी जारी की है कि भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है जब दोबारा गणना की गई तो यह अब बढ़ गई है। कितनी हो गई है? तो अब भारत की तटीय रेखा हो गई है कितनी? 11,098.81 किलोमीटर। तो अब कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें अब हम देखते हैं। तो टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 13 हैं। कितने हैं? 13। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? कौन सा राज्य है जो जलीय सीमा सर्वाधिक बनाता है? तो पहला नंबर पर गुजरात है। ये भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इसकी जो कुल समुद्री सीमा है लगभग कितनी है? इसकी जो कुल समुद्री सीमा है वो है 2340 किलोमीटर। कितनी? 2340 किलोमीटर की है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। जलीय सीमा के मामले में यह दूसरे स्थान पर है। इसकी तटीय रेखा की लंबाई है वह कितनी है? तो इसकी तट रेखा की लंबाई है 1068 किलोमीटर। कितनी? 1068 किलोमीटर है लगभग। और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यह राज्य तीसरे स्थान पर आता है जिसकी तट रेखा कितनी है? इसकी तट रेखा है लगभग 1053 किलोमीटर। कितनी? 1053 किलोमीटर लंबी है। पहले जो ओल्ड डेटा था उसके हिसाब से ये टॉप 3 थे। उसमें पहले नंबर पर गुजरात था, अब भी गुजरात है, लेकिन दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था, फिर तमिलनाडु था। अब दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आ चुका है। जो नया डाटा है उसको याद रखना है। गुजरात, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखना है। अब हम भारत का जल क्षेत्र देखें। जैसे स्थलीय सीमा होती है तो आपको पता चलता है कि स्थलीय सीमा पर क्या है, क्या होता है? बॉर्डर होता है। यहाँ से यहाँ तक भारत की सीमा है। लेकिन समुद्र से कैसे पता चलता है कि कहाँ तक किस देश की सीमा है? तो भारत के समुद्र से जुड़े क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है और इन क्षेत्रों में भारत के अधिकार अलग अलग होते हैं। अब इन सीमाओं को समझने से पहले हमें यह जान लें कि समुद्री सीमा को मापते कैसे हैं। तो समुद्री सीमा को मापा जाता है नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। कितना? 1.852 किलोमीटर। अब हम देखते हैं जो 3 भागों में इसे बांटा गया है वह क्या है।
पहला है प्रादेशिक जल सीमा। यह तट से 12 एनम, एनम मतलब नॉटिकल मील तक की होती है। 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वह प्रादेशिक जल सीमा होती है। और अगर हम इसे किलोमीटर की बात करें तो यह लगभग 22.2 किलोमीटर तक की होती है। आपको किलोमीटर में नहीं तो नॉटिकल मील में याद रखना है कि तट से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत आता है। ये भारत का पूर्ण अधिकार वाला क्षेत्र होता है। भारत इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों जैसे कि मछली पालन और तेल, खनिज आदि का जो दोहन है कर सकता है। फिर यहाँ पर जो भारत के कानून है वह पूरी तरीके से लागू होते हैं। दूसरा है संलग्न क्षेत्र। यह क्षेत्र प्रादेशिक जल के बाद से शुरू होकर के 24 नॉटिकल मील लगभग किलोमीटर की बात करें तो 44.4 किलोमीटर तक फैला होता है। आपको नॉटिकल मील में ही याद रखना है। 24 नॉटिकल मील कितना? 24 नॉटिकल मील तक ये फैला होता है। कौन सा? संलग्न सीमा क्षेत्र। यहाँ भारत के पास सीमित अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार है? जैसे भारत यहाँ कौन कौन से कानून लगा सकता है? सीमा शुल्क लगा सकता है, यानी कस्टम ड्यूटी। कोई आ रहा है, कोई शिप वगैरह भारत की तरफ आ रहा है, अगर वहां से गुजरेगा तो सीमा शुल्क लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी। आवर्जन कानून भी लगता है। ये क्या होता है? तो अवैध रूप से अगर कोई आता है तो उस पर यह लगता है आवर्जन कानून। स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता का भी लग सकता है। तो अगर कुछ गिरा दिया, दूषित कर दिया, गंदा कर दिया तो उस पर भी यह टैक्स लगता है। तो ये सब लगाने का अधिकार भारत के पास होता है। फिर तीसरा क्षेत्र है अनन्य क्षेत्र। यह 24 नॉटिकल मील के बाद 200 नॉटिकल मील तक फैला होता है। कितना? 24 नॉटिकल मील के बाद 200 नॉटिकल मील तक यह क्षेत्र फैला है। कौन सा क्षेत्र? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और भारत को इस क्षेत्र में राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन भारत को आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यह याद रखें, आर्थिक अधिकार होते हैं लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। यहाँ भारत क्या कर सकता है? सागरीय संसाधनों की खोज, दोहन और संरक्षण कर सकता है। खनिज, तेल, गैस और जो जलीय जीवों का है अनुसंधान कर सकता है, यानी रिसर्च कर सकता है। और सागर ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर भारत को इतने अधिकार हैं। तो आप ये 3 क्षेत्र याद रखिए। जलीय सीमा के प्रादेशिक जल 12 नॉटिकल मील तक, और संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक, और अनन्य क्षेत्र 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील तक होता है। और इसमें भारत को राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं जल संधि और चैनल क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि जल संधि होती क्या है और चैनल क्या है। जल संधि क्या है? तो जल संधि एक संकीर्ण यानी पतला रास्ता होता है, जलमार्ग होता है, जो 2 बड़े जल निकाय हैं जैसे समुद्र है, महासागर है या कोई बड़ी झील है, इनको जोड़ने का कार्य करता है, जल संधि कहलाता है। और इसके दोनों ओर भूमि होती है और यह प्राकृतिक रूप से बनती है। आमतौर पर इसका जो आकार है डमरू जैसा सकरा होता है, तो इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। फिर चैनल क्या होता है? थोड़ा चौड़ा रास्ता होता है, 2 जमीन के टुकड़े या समुद्री हिस्सों को अलग करता है या जोड़ता है। प्राकृतिक रूप से हो या मानव निर्मित भी हो सकता है। उसे क्या कहेंगे? उसे हम चैनल कहते हैं। अब भारत की कौन कौन सी जल संधियां हैं? तो एक है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, कोको द्वीप। ये सब क्या है? पाक जल संधि। ये भारत की जल संधियां हैं। तो कौन सी किसके बीच है ये पूछा जाता है। तो जैसे 8 डिग्री है, 8 डिग्री चैनल, ये भारत के लक्षद्वीप के जो मिनिकॉय द्वीप है और मालदीव के बीच में स्थित है। जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का ही भाग है। तो जो लक्षद्वीप अगर पूछा जाए लक्षद्वीप या ऑप्शन में मालदीव हो तो मालदीव लक्षद्वीप हो जाएगा। लेकिन अगर मिनिकॉय दिया जाए तो फिर मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। फिर है 9 डिग्री चैनल। यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप का ही भाग है, मिनिकॉय द्वीप अभी हमने देखा, तो इसके बीच में स्थित है 9 डिग्री चैनल। फिर है ग्रेट चैनल।
ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो भारत का है और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। तो अगर हम देश की बात करें तो ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, और अगर हम द्वीप की बात करें तो यह भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है ग्रेट चैनल। ठीक है, अब बात करते हैं कोको चैनल की। यह अंडमान द्वीप समूह जो भारत में है और म्यांमार का कोको द्वीप है उसके बीच में स्थित है। अगर देश पूछे तो म्यांमार और भारत हो जाएगा, और अगर द्वीप पूछे तो भारत का अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार का कोको द्वीप, उसके बीच में स्थित है कोको चैनल। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे है 10 डिग्री चैनल। यह अंडमान निकोबार को अलग करता है। अंडमान में भी किसको? तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। किसको? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। अब आती है पाक जल संधि। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह जल संधि पाक खाड़ी और मन्नार खाड़ी को जोड़ती है। पाक खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जोड़ती है। जोड़ने का पूछे तो याद रखें, पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, और है कहाँ? तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे कर्क रेखा के बारे में और भारत का मानक समय, उसको समझेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।